हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग बेटा। उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज के भाग में हम डिस्कस कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र। देखो, मनुष्यों में जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया है उसके द्वारा ये अपने ही जैसे नई संतति पैदा करते हैं और इस प्रक्रिया में विभिन्नताएं आती हैं जिससे नए गुणों का विकास होता है। तो अगर मनुष्य के नर जनन तंत्र की हम बात करें तो उसके मुख्य भाग आप यहाँ पर देख सकते हैं। वृषण कोश, जिसको स्क्रोटल सैक कहा जाता है, वृषण टेस्टिस, अधिवक्र एपिडिडाइमिस, शुक्रवाहिनियां वैसा डिफरेंस, शुक्राशय सेमिनल वेसिकल, मूत्रमार्ग यूरेथ्रा, पेनिस सिसन और सहायक जनन ग्रंथियां एसेसरी सेक्स ग्लैंड। तो एक एक करके बच्चों हम इसको डिस्कस करेंगे। आप अगर चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक और कमेंट करें जिससे जरूरतमंद को इसका फायदा मिल सके। तो सबसे पहला भाग है स्क्रोटल सैक या जिसे वृषण कोश कहा जाता है। तो बच्चों, उदर गुहा के बाहर स्थित होता है। एक जोड़ी संरचनाएं हैं जो उदर गुहा के बाहर पाई जाती हैं, बाहर उपस्थित होती हैं। और इनका मुख्य कार्य बच्चों क्या है? इनका मुख्य कार्य है, ये देखिए, पहले मैं इसकी संरचना आपके लिए बना दूं। ये बाहरी जो आवरण है इसे वृषण कोश कहा जाता है और इसके अंदर हमारी टेस्टिस प्रेजेंट है, वृषण प्रेजेंट है। अब ये एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं और उदर गुहा से कैसे जुड़े होते हैं? इनके बीच में नलिका होती है जिसके मदद से ये उदरनाल से जुड़े होते हैं और उसे उसे कहा जाता है इंगुइनल कैनाल। इंगुइनल नलिका के माध्यम से ये उदर गुहा से जुड़े रहते हैं। उदरनाल नहीं, उदर गुहा से जुड़े होते हैं। इनका मुख्य कार्य क्या है? ये ताप नियंत्रक का कार्य करते हैं। हमारे शरीर में, नर के शरीर में युग्मक बनने के लिए जो तापमान है वृषण का, वो हमारे शरीर के तापमान से कम होना जरूरी है। ठीक है, तो ये उसका तापमान 2.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रखते हैं जिसकी वजह से युग्मक बनने की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रहे। शुक्राणु निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त ये तापमान होता है। कई बार क्या होता है कि ये जो मैं बता रहा था आपको, इस स्क्रोटम जो है ये जुड़ा होता है इंगुइनल कैनाल से। कई बार ज्यादा वृद्धि के कारण ये नाल से होती हुई और वृषण कोश तक पहुंच जाती है। इसे इंगुइनल हर्निया कहा जाता है। आप सबने हर्निया बीमारी सुना होगा। पुरुषों में एक सामान्य सी बीमारी है, हर्निया हो जाता है, इंगुइनल हर्निया कहते हैं। और जो सामान्य से ऑपरेशन के द्वारा, शल्य चिकित्सा के द्वारा इसको ठीक किया जा सकता है। तो वृषण कोश अगर 3 पॉइंट में डिस्कस करना हो तो सबसे पहले ताप नियंत्रक है, 2.5 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम रखता है, शुक्राणु निर्माण में सहायक है इस ताप नियंत्रण की वजह से। एक जोड़ी संरचना जो उदर गुहा के बाहर स्थित होती है और हमारे वृषण को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है, हम कह सकते हैं। दूसरा हिस्सा बच्चों जो आ जाता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि यह ताप नियामक का कार्य करता है, टेम्परेचर रेगुलेशन में मदद करता है। उसके बाद दूसरा जो हिस्सा आ जाता है हमारा, वो होता है टेस्टिस। दूसरा जो हिस्सा आता है इसको क्या कहा जाता है? टेस्टिस, वृषण।
नर का प्रमुख जनन अंग, नर का प्रमुख जनन अंग वृषण या टेस्टिस। एक जोड़ी जो वृषण कोश में उपस्थित होते हैं, यहां पर नर युग्मक, और नर युग्मक को क्या कहा जाता है, शुक्राणु का निर्माण होता है, नर युग्मक या शुक्राणु का निर्माण होता है। प्रत्येक पुरुष में 2 अंडाकार वृषण जांघों के बीच में वृषण कोश में उपस्थित होते हैं। अभी मैंने बताया था ये वृषण कोश है और इसके अंदर वृषण प्रेजेंट होता है। वृषण एक संयोजी उत्तक द्वारा ढका होता है, संयोजी उत्तक इसको ढकने का कार्य करता है। अगर मैं इसी को बड़ा बना के आपको यहां पर दिखाऊं तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं, ये ट्यूनिका का आवरण होता है जो संयोजी उत्तक है, ट्यूनिका एल्बोजेनिया अगर आपको याद रह जाए तो। और इसके अंदर बहुत सारे इस तरह से सेप्टा बने होते हैं। आंतरिक संरचना की मैं बात कर रहा हूं, जिसे कई खंडों में बट जाता है, जिसको लोब्यूल्स भी कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहा जाता है। और हर वृषण में लगभग 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बच्चों पाए जाते हैं। 250 के आसपास टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हर वृषण में पाए जाते हैं। और एक इस तरह के लोब्यूल में 1 से 3 तक इस तरह से कुंडलीकार संरचनाएं पाई जाती हैं। तो 250 लोब्यूल हो गए और लगभग 1 से 3 तो 750 ये जो मैं संरचनाएं बता रहा हूं, कुंडलीकार संरचनाएं, जिन्हें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, शुक्र जनन नलिकाएं कहा जाता है, ये पाई जाती है। शुक्र जनन नलिकाएं लगभग 750 उपस्थित होती है, ठीक है, जहां पर जनन एपिथेलियम कोशिकाएं होती हैं, जनन एपिथेलियम कोशिका पाई जाती है। ये 2 कोशिकाएं होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं, ये आप आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका मुख्य कार्य क्या है, शुक्राणु निर्माण, और उसके साथ साथ जो नर के हार्मोन है, नर का जो हार्मोन है उसका श्रावण करता है, टेस्टोस्टेरोन। शुक्र निर्माण, स्पर्म फॉर्मेशन और नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का श्रावण वृषण से होता है। अगला भाग बच्चों जो आता है वो है एपिडिडाइमिस। ये एक लंबी नलिका है जो लगभग 6 मीटर की होती है, लेकिन बहुत ज्यादा इस तरह से कुंडलित होती है, तो आराम से वो एडजस्ट हो जाती है। देखो शुक्र जनन नलिकाएं जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बता रहा था आपको, ये पहले इस तरह का एक जाल का निर्माण करती है जिसे रेटेटेस्टिस कहा जाता है, ठीक है। और ये रेटेटेस्टिस मिलकर फिर आगे की संरचना बनाती है। इन दोनों के बीच में जो संरचना है उसे एपिडिडाइमिस कहा जाता है। ये वाला हिस्सा जो बिल्कुल वृषण के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका कार्य क्या है, एपिडिडाइमिस का कार्य करते हैं। एपिडिडाइमिस बच्चों यहां पर आप देख पा रहे हो, एपिडिडाइमिस ये वाली संरचना, कुंडलीकार संरचना आपको दिखाई दे रही है। यहां पर शुक्राणु अस्थायी रूप से इकट्ठे होते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं अस्थायी रूप से, और उनका जो परिवहन है, उनको मोबिलिटी जो है वो भी यहीं से मिलती है। उसके बाद जो शुक्राणु है अगले भाग में प्रवेश करता है, जिसे शुक्रवाहिनी या वैस डिफरेंस कहा जाता है। ये जो नलिका है लगभग 40 सेंटीमीटर लंबी नलिका है, इसका कार्य शुक्राणु को आगे की तरफ लेकर जाना है। यहां से होता हुआ ये यूरेथ्रा या मूत्र मार्ग में पहुंच जाता है, यूरेथ्रा या मूत्र मार्ग में ये पहुंच जाती है। मूत्र मार्ग जो है बच्चों एक थैली जैसी संरचना आप कह सकते हैं, एक
थैले जैसी संरचना है जहां पर यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन आता है, मूत्र आता है, और जो नर का सीमन है वो दोनों एक साथ, क्योंकि पुरुषों में आपने देखा है मूत्र मार्ग और जनन मार्ग की जो ओपनिंग है वो एक ही होती है, सिशन के थ्रू, पेनिस के थ्रू मूत्र भी और स्पर्म भी बाहर निकलते हैं। तो मूत्र मार्ग वही कार्य करता है। अब आगे का जो हिस्सा है, मूत्र मार्ग किससे जुड़ा है, मैंने भी आपको बताया मूत्र मार्ग किससे जुड़ा होता है, मूत्र मार्ग बच्चों जुड़ा होता है शिशन से, पेनिस से। इसको मेल कपुलेटरी ऑर्गन भी कहते हैं, इसको मेल कपुलेटरी ऑर्गन भी कहा जाता है। ये वो हिस्सा है जो शुक्राणुओं को मादा के जनन तंत्र में योनि मार्ग में भेजने का कार्य करता है। ठीक है, याद रहेगा आपको। ठीक है, पेशीय नलिका जो थी उसका मैंने आपको बताया, सॉरी यहां पर हम बात कर रहे थे यूरेथ्रा की, मूत्र मार्ग की। जो पेशीय नलिका थी जो आगे जाकर किससे जुड़ जाती है, शिशन से, पेनिस से जुड़ जाती है। ठीक है, और क्योंकि एक ही ओपनिंग है तो ये मूत्र और जनन दोनों, एक तरफ से मूत्र मार्ग और दूसरी तरफ से क्योंकि यहां पर शुक्राणु आएंगे पेनिस से, तो जनन का भी कार्य करते हैं, मूत्र जनन मार्ग का निर्माण करते हैं। यूरिनोजेनाइटल ट्रैक इसको कहा जाता है, मूत्र जनन मार्ग, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए, यहां तो कोई समस्या है बच्चों, कोई समस्या नहीं है। तो मूत्र मार्ग शिखर पर उपस्थित मूत्र जनन छिद्र द्वारा बाहर खुलता है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं शिशन की या पेनिस की। जैसा कि आप देख पा रहे हो इसके तीन भाग होते हैं। जो सबसे आगे का हिस्सा होता है वो ग्लैंस पेनिस, शिशन मुंड कहलाता है। जो बीच का भाग है वो शिशन काय कहलाता है, बॉडी ऑफ द पेनिस। और जो सबसे पीछे का जो हिस्सा होता है जो मूत्र मार्ग से जुड़ा होता है उसे रूट या शिशन मूल कहा जाता है। तो तीन हिस्से हो गए, शिशन मूल, शिशन काय और शिशन मुंड। ये एक बेलनाकार आकृति है, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये एक बेलनाकार आकृति है, बेलनाकार मासल और बाह्य जननांग है, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है पुरुषों का। ठीक है बच्चों, याद रहेगा आपको, जिसका मुख्य कार्य है शुक्राणु को योनि मार्ग में पहुंचाना है, स्थापित करना है। और ये कार्य कौन कर रहा है, शिशन कर रहा है, पेनिस कर रहा है। याद रहेगा आपको। उसके बाद बच्चों अगले भाग में अब हम पढ़ेंगे सहायक जनन ग्रंथियां, एसेसरी ग्लैंड्स या एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स इन मेल्स।